बच्चों मैं आपको दिखा रही हूँ जो इस बार सैम्पल पेपर आ रहा है उसके आंसर क्वेश्चन तो ऑलरेडी मैं आपको दिखा चुकी हूँ। इस वीडियो में सिर्फ आंसर आपको बताऊंगी और रीज़न बताऊंगी कि ये आंसर सही क्यों है। पहला क्वेश्चन था, पर्वत प्रदेश में पावस कविता में पर्वत द्वारा अपना प्रतिबिंब तालाब में देखना पर्वत के किन मनोभावों को स्पष्ट करता है। आपको 25 से 30 शब्दों में इसका आंसर देना है। तो आपको चैप्टर का नाम को तो पता ही होगा। तो पर्वत में मनुष्य की भांति भावनाएं होती हैं बच्चों। इस चैप्टर के अकॉर्डिंग कवि ने पर्वत में मनुष्य की भांति भावनाएं बताई हैं। तालाब या दर्पण एक संकेत है। आप तालाब कह दो या दर्पण कह दो, एक ही बात है कि पर्वत क्या महसूस कर रहा है तालाब में या दर्पण में। जैसा हम अपना चेहरा देखते हैं तो मैं स्वयं को निहार कर अपने अंतर्निहित यानी मन में जो भाव है उसको समझने का प्रयास कर रहा है कि मैं कैसा लग रहा हूँ। अपने विशाल आकार को देखकर वो बहुत गर्व कर रहा है और अपने फूल रूपी आंखों से अपनी शोभा को देखकर प्रसन्न हो रहा है। अगला आंसर है, कर चले हम फिदा कविता और कारतूस एकाकी के भावों की तुलना आपने करनी थी। कर चले हम फिदा कविता और कारतूस में एक समान देशभक्ति की भाव निहित है। आपको पहले आंसर तो देखना है कि दोनों में देशभक्ति है। देश की एकता, अखंडता एवं सुरक्षा के लिए प्राणों को निछावर करने की भावना इसमें जुड़ी हुई है। कविता में सैनिकों की कर्तव्य की भावना का वर्णन किया है कि सैनिकों को क्या करना चाहिए, और जो एकाकी में वजीर अली के कारनामों से हमें देश भूमि के प्रति उनकी कर्तव्य निष्ठा का पता चलता है। तो कविता और एकांकी पाठक के हृदय में देशभक्ति व कर्तव्य भाव को जगाती है। अगला आंसर है, वजीर अली कैसा था? अत्यंत साहसी, वीर, पराक्रमी था। वह अवध के नवाब आसिफ दौला का बेटा था। वह जब स्वयं अवध के तख्त पर बैठा था तो केवल 5 महीने के शासन में उसने अवध के दरबार से अंग्रेजों को निकाल दिया था। अवध से अंग्रेज निकल चुके थे। उसके अंग्रेज विरोधी कार्य को देखते हुए अंग्रेजों ने षड्यंत्र रचा। पहले उसे तख्त से हटाया, उसके पिता के भाई सआदत अली को नवाब बना दिया। वजीर अली ने ऐसी विषम कठिन परिस्थितियों में भी हार नहीं मानी। यहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है कि वजीर अली ने विषम परिस्थितियों से हार नहीं मानी, कैसे? स्पष्ट कीजिए। तो आपको यही आंसर लिखना है। वह सदैव अंग्रेजों को खदेड़ने का यानी देश से बाहर निकालने का प्रयास करता रहा। वह लगातार अपने बहादुर सैन्य सिपाहियों के साथ नेपाल की ओर बढ़ने का प्रयास करता रहा ताकि वहां पहुंचकर अपनी शक्ति को और बढ़ाए, दूसरे राजाओं की मदद से, और अंग्रेजों को देश से बाहर निकाले। तो इससे क्या होता है, पता चलता है कि वजीर अली अंग्रेजों को अपने देश से बाहर निकालना चाहता था। आपको ये क्वेश्चन करना है। आपके सामने पतझड़ में टूटी पत्तियां, जैन की देन हमें ये सीख देती है कि वह निश्चित रूप से मृगराशि के लिए सही साबित था। जो जैन की देन जो हमें सीख देती है वो उनके लिए बिल्कुल सही था। कैसे? जैन की देन में भी मानसिक रोग होने के कारणों में जीवन की अधिक रफ्तार, तनाव, उच्च स्तर की प्रतिस्पर्धा आदि बताई गई है। अधिक से अधिक काम करना, कम समय में काम को निपटाना, ऐसे कारणों से मानसिक तनाव बच्चों बढ़ता है। यह रफ्तार दिमाग को रोगी बना देती है। वह अकेलेपन का शिकार हो जाता है, आपस में बातें नहीं करता बल्कि स्वयं बातें करता है, लगातार बड़बड़ाता रहता है। मीनाक्षी के साथ भी ऐसा हो रहा था, मृगाशी के साथ, और जीवन में संतुलित ना होने से वे बीमार हो गई थी। जैन की देन में जो टी सेरेमनी है, इसके माध्यम से वर्तमान का महत्व और सुख, चैन व आराम की जिंदगी के विषय में बताया गया है। भूत और भविष्यकाल दोनों ही मिथ्या हैं, दोनों ही झूठे हैं जिसमें हम लोग जीते हैं। कर्मरत रहकर, तनाव रहित रहकर हमें स्वस्थ जीवन व्यतीत करना चाहिए। उसी से ही हम स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सकते हैं। मैथिली चरण गुप्त ने अपनी कविता में मनुष्य के द्वारा मानव जाति को प्रेरित किया है। वे मानव को सहिष्णुता, परमार्थ, विश्व बंधु, करुणा, उदारता, धैर्य, सहयोग आदि गुणों को अपनाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। हम अधीर होकर भाग्यहीन होने से अच्छा है हम परेशान होकर कि हमारे तो भाग्य में यही नहीं है,
ऐसा सोचने से अच्छा है कि हम धैर्यवान बने, मिलकर रहें, प्रेम को बढ़ाएं, विचार में भिन्नता को बढ़ने ही ना दें। हमें अपने लक्ष्य के लिए, ईश्वर की प्राप्ति के लिए विभिन्न मार्गों पर को एक करके पारस्परिक मतभेद को सबसे पहले मिटाना है। तर्कों से परे, तो कोई तर्क वितर्क नहीं करने, ईश्वर को एक पंथ पर आगे बढ़ना चाहिए। हमें कोई ये क्यों करूं, वो क्यों करूं, ऐसी बातों में नहीं फंसना चाहिए, बल्कि एक साथ ईश्वर को पाने के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहिए। परमात्मा का अस्तित्व सभी तर्कों से ऊपर है और हम सभी इसके अंश हैं। आप सभी जानते हैं हम सभी एक दूसरे के बंधु हैं। तो इन सद्गुणों को अपनाते हुए मनुष्य को लोक कल्याण पर ही बल देना चाहिए, ना कि अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए। क्योंकि कविता में भी कहा है, सच्चा मनुष्य वही है जो दूसरों के लिए जीता और मरता है। अगले में भी आपने यही करना है। कुछ आपको सीमाएं दे रखी हैं। हरिहर काका और लेखक के बीच बहुत ही मधुर और आत्मीय संबंध थे। लेखक गांव में जिन लोगों का सम्मान करते थे, हरिहर काका उनमें से एक थे। हरिहर काका की आंखों में लेखक के उस समय दुख को देखा जो उनके रिश्तेदारों ने दिया था। रिश्तेदारों की गर्माहट के भावों को इतनी ज़्यादा नकारात्मक थे, उनके जो भाव थे वो स्वार्थ में भरे हुए थे। धर्म की आड़ में फलने फूलने का अवसर पा रही हिंसा प्रवृत्ति को भी उन्होंने दिखाया है कि कैसे महंत धर्म की आड़ में हिंसा कर रहे थे। ठाकुरबाड़ी के महंत व हरिहर काका के भाई दोनों का एकमात्र लक्ष्य था हरिहर काका की 15 बीघे जमीन को हथियाना। उसके लिए उन्होंने कई तरह के हथकंडे अपनाए। हरिहर काका पे बहुत से जुल्म किए, अत्याचार किए, उनके विश्वास को ठेस पहुंचाई। ठाकुरबाड़ी के महंत ने जबरदस्ती सादे कागज पर अंगूठा के निशान लिए, उन्हें मारा, पीटा, उनके हाथ पांव बांधे, कमर से बांधा। हरिहर काका के भाइयों ने भी ऐसा किया। तो भौतिक सुख की होड़, रिश्तेदारों की अहमियत, औपचारिकता और आडंबर का जो जमा पहनाया इत्यादि के कारण हरिहर काका की जमीन जो थी वो उनके लिए जंजाल बन गई थी। इससे तो अच्छा जमीन ही नहीं होती। एटलीस्ट वो इतने दुख तो ना झेलते लाइफ में, जीवन में। लेखक अपने छात्र जीवन में स्कूल से छुट्टियों में मिले काम को पूरा करने के लिए तरह तरह की योजना बनाता है। जैसे हिसाब में मास्टर के द्वारा दिए गए 200 सवालों को पूरा करने के लिए रोज के 10 सवाल निकाले तो 20 दिन में पूरे होंगे। लेकिन खेल कूद में छुट्टियां भागने लगती हैं तो मास्टर की पिटाई का डर सताने लगता है। फिर रोज के 15 सवाल पूरा करने की योजना बनाई, तब उसे छुट्टियां भी बहुत कम लगने लगी, दिन बहुत छोटे लगने लगे, स्कूल का डर फिर बढ़ने लगा। ऐसे में लेखक ने पिटाई से डरने की बजाय उन लोगों की भांति बहादुर बनने की कल्पना की जो छुट्टियों में काम ही नहीं पूरा करते बल्कि मास्टर से पिटाई खा लेते हैं। उसने कहा मैं भी यही कर लूँगा। तो छात्र आप योजना बनाएंगे, अपना खुद बताइए, आप भी तो यही करते होंगे। जहीन यानी बुद्धिमान होने के बावजूद भी टोपी 9वीं कक्षा में 2 बार फेल हो गया। उनकी पारिवारिक परिस्थिति उनकी पढ़ाई में बाधा बन रही थी। जब वो पढ़ने बैठता भाई या माँ कोई काम दे देती जो सिर्फ वही करता। छोटा भाई उनकी कॉपियों को खराब करता, उससे एरोप्लेन बना के उड़ाता। दूसरे साल उसे टाइफाइड हो गया तो डॉक्टर भूख नारायण चुनाव के लिए लड़ने लग गए तो घर में चुनाव का माहौल हो गया। किंतु फिर भी उसने निश्चय किया वह किसी भी तरह परीक्षा को पास जरूर करेगा और उसने कर दिखाया। सच्ची लगन बच्चों, दृढ़ निश्चय, जो भी काम उसमें 3 साल करने में लग गए। पहले साल में जो नहीं कर सका, परिस्थितियां अनुकूल न होने से दूसरे साल में नहीं किया, लेकिन उसके दृढ़ निश्चय और सच्ची निष्ठा ने उसका साथ दिया। उनका सामना करके वो कर्तव्य पथ पर बढ़कर ही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सका।